दुनिया की सबसे बेहतरीन ज़ॉम्बी सीरीज द वॉकिंग डेड की एक और स्पिन ऑफ सीरीज द वंस हू लिव्स को आज हम रिकैप करेंगे, जिसकी कहानी द वॉकिंग डेड के 11 सीजन्स के बाद में सेट है और ये सारे ही 11 सीजन्स पहले से चैनल पर अपलोडेड हैं। सो अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो पूरी ही प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। अब चलिए जानते हैं रिक के गायब होने के 7 साल तक वो रहा कहाँ। अब ब्रिज हादसे के बाद बाकी सबको लग रहा था कि रिक वहीं मर गया होगा, मगर वो जेडाई को मिल गया और उसी के कहने पर किसी मिस्टीरियस हेलीकॉप्टर द्वारा रिक को उठा लिया गया। और फिर कुछ सालों बाद मिचान को घूमते हुए खुद की और जूडिथ की ड्राइंग्स मिली और वो समझ गई कि असल में तो रिक अभी भी जिंदा ही है और वो इतने सालों से कहीं फंसा हुआ था। तो मिचान वहाँ से जूडिथ और रिक जूनियर को अलेक्जेंड्रिया टाउन में ही छोड़ अकेले ही रिक को ढूंढने निकल पड़ी। वही पूरे 6 साल बाद रिक को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के पास वापस जाने को तरस रहा था और वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि उसके यहाँ फंसने के बाद से क्या क्या हुआ। ये समय था ब्रिज हादसे से रिक के गायब होने के 5 साल बाद का, जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़ॉम्बीज़ एरिया को साफ कर रहा था। दरअसल यहाँ रिक और भी लोगों को फोर्स्ड लेबर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था और उनके हाथों में चेन्स भी बांधी गई थी ताकि वे भागने की कोशिश न करें। मगर हर बार की तरह इस बार भी रिक वहाँ से भागकर अपनी फैमिली के पास जाना चाहता था और इस बार तो वो सारी ही हदों को पार करते हुए अपने हाथ को ही काट देता है जिस पर कि वो चेन बंधी हुई थी। मगर इस बार भी अपना हाथ सैक्रिफाइस करने के बावजूद रिक पकड़ा ही गया और वहाँ से भाग नहीं पाया। जहाँ अब रिक अपने रूम पर उठता है वही वो अभी तक भी मिचोन और जूडिथ को ड्रॉ करता रहता है ताकि उन्हें भुला ना सके और एक दिन उन्हें फिर से देख सके। वही उसे तो अभी ये भी नहीं पता था कि उसका मिचान से एक बेटा भी पैदा हो चुका है जिसे कि मिचोन ने रिक जूनियर नाम दिया। और अब रिक बताना शुरू करता है कि उस ब्रिज हादसे के बाद से उसकी आंखें एक मिलिट्री हॉस्पिटल में खुली थी जहाँ की उसे बताया गया कि उसे CRM नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी उठा लाई थी। दरअसल ये सोसाइटी हाईली एडवांस्ड थी जिसमें कि 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। वही उनकी अपनी मिलिट्री और आर्मी सेनाएं भी हैं और यही ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बीच उनका सुरक्षित रहने का राज था क्योंकि वे अच्छे सोल्जर्स को बाहर से उठा लाते और उन्हें भागने नहीं देते जैसा कि उन्होंने रिक के साथ किया। यहाँ भी उन सब को पकड़ अपने लिए काम करवाते, अपने लिए ज़ॉम्बीज़ को मरवाते जिनसे कि वे एनर्जी पैदा कर सके। वहीं अगर कोई लेबर भागने की कोशिश भी करे तो उसकी सजा सिर्फ मौत होती है। हालांकि रिक पिछले 6 सालों में कई बार भागने की कोशिश कर चुका है मगर आर्मी का एक कर्नल ओकाफोर रिक को काफी ही पसंद करता था और उसे भी पता था कि रिक जैसा फाइटर उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो वो रिक को उनके आर्मी में शामिल होने की रिक्वेस्ट भी करता है मगर इस बार भी रिक ने इस ऑफर को ठुकरा ही दिया था और वो कहता है कि उसे उनकी सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनना और उसे तो बस अपनी फैमिली के पास वापस जाना है। हालांकि कर्नल उसे फिर से कहता है कि अब तो पूरे 6 साल हो गए हैं और रिक को अब समझ ही जाना चाहिए कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला और उसे लाइफ टाइम यहीं रहना होगा। जिससे कि रिक गुस्से में और ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। वही कुछ देर बाद ओकाफोर फिर से रिक से कहता है कि उसने एक यूनिफॉर्म ऑलरेडी रिक के कमरे में रखवा दी है, तो अच्छा होगा कि वो इसी सच्चाई को एक्सेप्ट कर ले और उनके आर्मी में शामिल हो जाए। वही अब कुछ देर बाद जब रिक अकेला बैठा सोच ही रहा था कि उसे आगे करना क्या चाहिए कि तभी उसके पास उसका पुराना दोस्त एस्तेबान आता है और बताता है कि कैसे आज उसका यहाँ आखिरी दिन है और कल उसे मेन सिटी में शामिल कर लिया जाएगा। दरअसल रिक जैसे जितने भी यूजफुल लोगों को पकड़कर यहाँ लाया जाता है उन्हें पहले मेन सिटी से बाहर 6 साल की सर्विस देकर खुद को लॉयल प्रूव करना होता है और पूरे 6 साल बाद उन्हें मेन सिटी में शामिल कर लिया जाता है जहाँ की लाइफ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से पहले जैसी ही होती है क्योंकि वो बड़ी बड़ी दीवारों के बीच बनाई गई है और बाहर से CRM की आर्मी और मिलिट्री उसकी सुरक्षा करती है। अब रिक एस्तेबान के लिए खुश तो था मगर उसे भी पता था कि उसकी लाइफ यहाँ नहीं बल्कि अलेक्जेंड्रिया टाउन में उसकी फैमिली के पास है। तो अब एस्तेबान जाते हुए एक आइडिया भी देता है कि अगर रिक एक हाथ कटने के बावजूद CRM उसे आर्मी में शामिल करना चाहते हैं तो रिक मान क्यों नहीं जाता क्योंकि आर्मी में उसके पास ज्यादा फ्रीडम होगी और फिर मौका देखकर वो कभी भी वहाँ से भाग सकता है। अब रिक ये सुनते ही चौंक गया था क्योंकि उसे ये आइडिया अब तक क्यों नहीं आया कि वो तो आर्मी में शामिल होकर उनके हेलीकॉप्टर्स लेकर भाग सकेगा। तो आखिरकार अब वो कर्नल का ऑफर मान आर्मी को ज्वाइन कर ही लेता है जहाँ की उसके कटे हुए लेफ्ट हैंड की जगह एक मेटल का हाथ लगा दिया जाता है जिसमें कि कॉम्बैट के लिए एक नाइफ भी था। और यहाँ से रिक आर्मी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की ट्रेनिंग लेने लगता है, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से लेकर हेलीकॉप्टर पायलट करने तक रिक ने सब कुछ सीखना शुरू कर दिया था। और इसी दौरान एक बार वो CRM के मेन लीडर BL को भी देखता है जो कि सीक्रेट सोसाइटी में सब कुछ कंट्रोल करता था। जहाँ वैसे ही रिक अगले 1 साल तक CRM के लिए आर्मी में शामिल होकर अच्छी सर्विसेज देता रहता है ताकि उन्हें उस पर पूरा भरोसा हो जाए और वो मौका पाकर किसी दिन
यहाँ से निकल सके। मगर एक रात ओकाफोर रिक और एक और साथी मेंबर थ्रोन को अकेले में मिलने बुलाता है और बताना शुरू करता है कि असल में जब रिक ने कई बार भागने की कोशिश की थी तो वो उसे तभी मरवा सकता था, और थ्रोन भी कई बार यहाँ से भागने की कोशिश कर चुकी है, मगर उसने जानबूझकर उन्हें नहीं मरवाया क्योंकि वो चाहता है कि दोनों यहीं रहकर आर्मी में हाई रैंकिंग तक पहुंच जाए और फिर यहाँ के लीडर बन जाए। हालांकि रिक कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि वो और थ्रोन कई बार भागने की कोशिश कर चुके हैं, तो फिर ओकाफोर उन्हें लीडर्स क्यों बनाना चाहता है और कर्नल उन्हें आगे बताने लगता है कि असल में सीआरएम उठाए गए लोगों को दो हिस्सों ए और बी में क्लासिफाई करता है, जहाँ एक कैटेगरी में आने वाले लोग स्ट्रॉन्ग फाइटर्स होते हैं, उनके बिलीफ्स पक्के होते हैं और उनमें वो काबिलियत होती है कि वे लीडर्स बन सके और बाकी लोगों को उन्हें फॉलो करने पर मजबूर कर सके। तो वहीं बी कैटेगरी वाले लोग कॉमन और इजी टू कंट्रोल होते हैं, जो कि सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कहीं भी जाने को तैयार रहते हैं। सो सीआरएम के लीडर्स बी कैटेगरी वाले लोगों को अपने में शामिल कर उनसे अपने सारे ही काम करवाते हैं, और ए कैटेगरी वाले रिक जैसे लोग जो कि लीडर पर्सनैलिटी वाले होते हैं वे उन्हें मरवा देते हैं ताकि वे खुद टॉप पर बने रहे। और इसीलिए रिक और थ्रोन के ए कैटेगरी में आने के बावजूद ओकाफोर ने उन्हें मरवाया नहीं, बल्कि वो चाहता था कि दोनों आर्मी में शामिल होकर एक दिन लीडर बने और सीआरएम के पूरे सिस्टम को अंदर से ही बदल दे, वो भी अच्छे के लिए, वरना तो जो लोग पिछले 10 सालों से टॉप पर है वे वहीं बने रहेंगे। और ये कहकर ओकाफोर दोनों को अकेला छोड़ देता है, जहाँ की थ्रोन रिक से कहती भी है कि अब उन्हें यहाँ से भागने के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि ओकाफोर का मानना सही था। यहाँ वो आगे कहती है कि उसकी भी बाहर एक फैमिली है जिनके लिए कि वो कई बार भागने की कोशिश भी कर चुकी है, मगर अब उसे लगता है कि उसकी असली जगह यही सीआरएम में है। हालांकि रिक अभी भी यहाँ से निकलना चाहता था, और अब अगले दिन भी रिक ट्रेनिंग करते हुए प्लान बनाता है कि वो आगे करे क्या। असल में सीआरएम ने 2 और सिटी से अलायंस बनाया हुआ है, और इसीलिए ही उनकी आर्मी का लोगो 3 रिंग्स वाला है। जहाँ रिक सोच ही रहा था कि वो करे क्या कि उसके सामने मेजर जनरल बीएल आता है और कहता है कि असल में ओकाफोर ने उसे और थ्रोन को उसकी मर्जी के खिलाफ आर्मी में शामिल किया हुआ है, तो अच्छा होगा कि वे कोई गलत कदम उठाने की सोचे भी ना। वही इस वक्त के लिए रिक झूठी हामी भी भर देता है, मगर अब समय बीतने के साथ वो आर्मी के मिशन को पूरा करता है। तो वहीं साथ ही साथ वो प्लान भी बनाता जा रहा था कि वो कब और कैसे मौका पाकर यहाँ से निकल जाए, और उसे आखिरकार एक प्लान भी मिल जाता है। तो वो अपने पुराने दोस्त एस्टबान से जाकर मिलता है और बताता है कि वो यहाँ से निकल तो सकता है, मगर उसे इसके लिए उसकी मदद चाहिए। दरअसल अब चूंकि एस्टबान मेन सिटी में शामिल हो गया है तो उसके पास हर जगह के मैप्स हैं, तो वो उसे बेस्ट रूट बता दे। हालांकि यहाँ एस्टबान शुरू में डरते हुए मना कर देता है कि अगर उसके बारे में किसी और को पता चला तो वे इसी सिटी से निकाल देंगे, मगर वो आखिरकार रिक की दोस्ती की खातिर ऐसा करने को मान ही जाता है, जहाँ से उसने रिक को बेस्ट रूट्स और वहाँ के गेट्स के पासवर्ड भी दे दिए थे। और अब धीरे धीरे आखिरकार वो दिन आ ही गया था जहाँ रिक को एक आर्मी मिशन पर जाना था, और वहीं से वो आज यहाँ से एस्केप भी कर जाएगा। तो अब लोकेशन पर पहुंचकर आर्मी का मिशन था कि वे एक बंद पड़ी फैक्ट्री से काम की चीजें निकाल लाए, और रिक यहाँ से मौके का फायदा उठा बाकी सोल्जर से अलग होकर पहले एक ज़ॉम्बी को मारता है और फिर उसका एक हाथ काट और उसके गले में अपना टैग पहना उसे ऐसे बना देता है जैसे कि वो रिक ही हो। जहाँ आखिर में उसे वहाँ ब्लास्ट करना था ताकि सभी को लगे कि रिक ब्लास्ट में मारा गया और वो यहाँ से निकल जाएगा और कोई उसका पीछा भी नहीं करेगा। तो अब जब वो टनल के पास जाकर बम फेंकने ही वाला था कि उसे एक जिंदा लड़की ज़ॉम्बीज के बीच दिखाई देती है, जिसके कारण रिक बम नहीं फेंक पाता, क्योंकि अगर उसने बम फेंका तो वो बच्ची भी मारी जाएगी। और अब वो ज़ॉम्बीज को मार बच्ची को बचाने लगता है। तो वहीं थ्रोन भी अब तक वहां आ चुकी थी और वो देखते ही रिक का प्लान भी समझ जाती है। तो वो रिक को आखिरी वार्निंग देती है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। वहीं आज की कोशिश के बारे में वो किसी को भी नहीं बताएगी। हालांकि रिक थ्रोन से मिन्नतें भी करता है कि वो उसे भागने दे, मगर थ्रोन बताती है कि असल में ओकाफोर को रिक के बारे में सब पता है, और अगर रिक यहाँ से चला भी गया तो वो अपनी आर्मी के साथ अलेक्जेंड्रिया टाउन पर अटैक कर देंगे और सबको मार देंगे। तो रिक का यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं। तो यहाँ से रिक गुस्से में ओकाफोर के पास जा उस पर अटैक कर देता है और पूछने लगता है कि ये सब उसके लोग नहीं, उसकी जगह नहीं, तो वे उसे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते। मगर ओकाफोर उसे बताता है कि असल में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद सब कुछ बदल गया और उसे भी आर्मी में आकर कई सारी सिटीज को बम से उड़ाना पड़ा था। तो रिक ये क्यों नहीं समझता कि वो अपनी फैमिली को भूल यहीं रुक जाए। वहीं अब अगले ही दिन थ्रोन भी रिक के पास आकर उसे टीवी दिखाती है कि कैसे सीआरएम ने जिन 2 और सिटीज के साथ टाई अप किया हुआ था उनमें से एक सिटी पूरी
तरह से तबाह हो चुकी है। तो अभी तो सबसे ज्यादा सेफ सीआरएम ही है और उन्हें अच्छे भविष्य के लिए यही रुकना होगा। वही वे समय के साथ लीडरशिप में शामिल होकर इसमें अच्छे के लिए बदलाव लाएंगे। वही रिक माने या ना माने, मगर किस्मत ने उसे एक अच्छी जगह फंसाया हुआ है और अब उसे भी इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो वही रिक को तो अब कुछ भी समझ नहीं आता कि वो करे क्या, और इस बार भी वो खुद को मारने की कोशिश करने लगता है। मगर हर बार की तरह अपनी बेटी को याद कर वो रुक ही गया था, लेकिन उसे भी पता था कि वो शायद से उससे फिर कभी मिल नहीं पाएगा। तो अब आखिरकार वो मिचान के लिए एक आखिरी लेटर लिखने बैठ जाता है कि अब वो अपने पास्ट से आगे बढ़ रहा है और उन्हें भुला रहा है, और अब से वो हमेशा के लिए यही सीआरएम में रहने वाला है। और यहाँ से अब रिक आर्मी में पूरे मन से काम करना शुरू करता है, और आने वाले एक साल के अंदर अब रिक और थ्रोन दोनों ही आर्मी में काफी ऊंची रैंक तक पहुंच गए थे। और चूंकि रिक को सभी से अलग हुए 7 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, तो उसने आखिरकार मिचान और जूडिथ की यादों को भी जला ही दिया। मगर अब जब एक दिन रिक ओकाफोर के साथ हेलीकॉप्टर से अपने दूसरे बेस पर जा ही रहा था कि तभी उनके हेलीकॉप्टर पर पीछे से कोई अटैक कर देता है, जिसमें कि ओकाफोर तो वही मारा गया था। तो वही उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो ही जाता है। सो रिक बचे हुए सोल्जर्स के साथ बाहर लड़ने जाता है कि उन पर अटैक करने वाला था कौन। मगर अब रिक के सारे ही साथी पीछे से एक एक कर मारे जा रहे थे कि तभी कोई कटाना से रिक पर भी वार करता है, और वो रिक को भी मारने ही वाला था। किसी बीच रिक का हेलमेट निकल जाता है, और जो रिक अपने सामने देख पा रहा था उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि मिचान ही थी, और मिचान ने ही और लोगों के साथ मिलकर इस हेलीकॉप्टर पर अटैक किया था। यहाँ दोनों एक दूसरे को 7 साल बाद देख रहे थे, जिसके बाद जाने का सपना रिक इतने सालों से देख रहा था, और जब उसने वो सपना ही छोड़ दिया तो आखिरकार किस्मत ने उसे फिर से मिचान से मिला ही दिया। अब मिचान रिक तक पहुंची कैसे, यहाँ से मिचान की कहानी दिखाई जाती है। जब उसने रिक को ढूंढना शुरू किया था, अब उसने सफर के दौरान एक एडन और बेली नाम के कपल की जान बचाई, जो कि एक नई कम्युनिटी नोमैडिक को बिलोंग करते थे, और इस कम्युनिटी की लीडर एल है, जो कि एडन की बहन भी है। सो अब लीडर मिचान से इम्प्रेस होकर कि उसने उसकी बहन की जान बचाई, अब वो उसे अपनी कम्युनिटी में शामिल होने को कहती है, क्योंकि वो एक अच्छी फाइटर है और उनके बहुत काम भी आ सकती है। हालांकि मिचान तो रिक को ढूंढने के सफर पर निकली हुई थी, और वो कहती भी है कि वो नॉर्थ की ओर जा रही है, जहाँ से उसे रिक के आने के क्लूज मिले थे। मगर एल उसे बताती है कि असल में अभी मिलियन ऑफ ज़ॉम्बीज नॉर्थ से माइग्रेट कर रहे हैं। सो मिचान के लिए ये अच्छा होगा कि ये माइग्रेशन खत्म होने तक मिचान यही रुक जाए। हालांकि मिचान इसके लिए मना कर देती है। सो अब एडन और बेली दोनों ही मिचान को अपने पास से एक घोड़ा और आर्मर दे देते हैं, ताकि वो ज़ॉम्बी से खुद को सेफ रख सके, और मिचान उन्हें गुड बाय बोल आगे बढ़ जाती है। मगर यहाँ तो लाखों ज़ॉम्बीज उसके सामने इकट्ठा हो गए थे, जिनके की बारे में एल ने उसे पहले से वार्न किया था। सो मिचान उनका ध्यान भटकाने के लिए एक धमाका भी करती है, मगर उसकी बुरी किस्मत कि एक टुकड़ा उसे ही आ लगा था, जिससे कि मिचान घोड़े से गिर जाती है और उसका घोड़ा वहाँ से भाग जाता है। यानी कि मिचान अब अकेली ही रह गई, और वो इतने ज़ॉम्बी से लड़ेगी कैसे कि तभी एक एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि ज़ॉम्बीज 2 हिस्सों में बट गए थे और बीच में इस रास्ता बनने लगता है। दरअसल ये सब एडन और बेली ने किया था, जो कि मिचान का पीछा कर रहे थे, और वे उसे कहते भी हैं कि वे भी मिचान के साथ नॉर्थ में आगे बढ़ेंगे, और क्या पता उनके ग्रुप को वहाँ नई रिसोर्सेज मिल ही जाएं। सो अब वे साथ मिलकर रात को वहीं कैंप लगा लेते हैं, ताकि बाकी के ज़ॉम्बीज भी वहाँ से निकल जाए। जिस बीच मिचान पाती है कि एडन बेली के बच्चे की प्रेग्नेंट है और वो जल्द ही माँ बनने वाली है। सो मिचान उन्हें अलेक्जेंड्रिया में जाने को कहती है, और अगर वे वहां जाकर मिचान का नाम लेंगे तो अलेक्जेंड्रिया के अच्छे डॉक्टर्स उसे ट्रीट कर लेंगे। मगर एडन इसके लिए मना कर देती है, और वो मिचान के साथ आगे चलने को कहती है, क्योंकि उन्हें जानना था कि क्या मिचान रिक को ढूंढ भी पाएगी। अब अगली सुबह सभी साथ मिलकर फिर से आगे नॉर्थ की ओर सफर को कंटिन्यू करते हैं कि तभी उन्हें ऊपर सीआरएम के हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते हैं, जो कि अब अचानक से ही उन पर ऊपर से टॉक्सिक गैस नीचे फेंक देते हैं, जिससे कि किसी को भी सांस नहीं आती, और वैसी हालत में ज़ॉम्बी से भी लड़ रहे थे, जिसमें कि आखिरकार बाकी सब तो मारे गए, और आखिर में सिर्फ मिचान, एडन और बेली और एक बोना ही जिंदा बचे। वही जहरीली गैस से उनकी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। सो मिचान उनके लिए ऑक्सीजन टैंक लेने जाती है, मगर जब तक वो वापस लौटती तब तक एडन भी मरकर ज़ॉम्बी बन गई थी। इसके अलावा बेली के साथ भी यही हुआ था। सो अब मिचान को रोते हुए दोनों को मारना ही पड़ता है, और आखिर में मिचान के साथ एक बोना नेट ही जिंदा बचा था। तो अब दोनों ऑक्सीजन टैंक के सहारे जिंदा रहने की कोशिश करने लगते हैं। तो वही जो गैस उन हेलीकॉप्टर्स ने छोड़ी थी वो क्लोरीन थी, जो कि इंसानी फेफड़ों को जला देती है। तो अब दोनों पूरी तरह से हिल होने
के लिए वहीं छुप कर रहने लगे और ऑक्सीजन टैंक के सहारे जिंदा रहे। वहीं जब कुछ हफ्तों के बाद फाइनली उनकी हेल्थ में सुधार आया तो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। मगर जहाँ की मीचान को लगा था कि उसे वहाँ रिक मिल जाएगा, वहाँ तो अब कोई जिंदा ही नहीं था और हर कोई मारा जा चुका था। इसके अलावा मीचान को रिक का एक जूता भी मिलता है और यहाँ से तो उसे लगने लगा था कि रिक यहीं मारा जा चुका है, यानी कि उसका सफर यहीं पर खत्म हो गया। तो अब बड़े ही भारी मन से मीचान ने फैसला किया कि वो नेट के साथ वापस से अपने अलेक्जेंड्रिया टाउन में चली जाएगी और अपने बच्चों का ध्यान रखेगी। मगर अब जब दोनों वापस से अलेक्जेंड्रिया टाउन में जा ही रहे थे तो उन्हें फिर से कुछ हेलीकॉप्टर्स दिखाई दिए और ऐसे ही हेलीकॉप्टर्स ने उन पर गैस फेंकी थी, जिसमें कि कुछ दिन पहले उनका पूरा ग्रुप मारा गया। तो इस बार मीचान और नेट दोनों अपने बाकी साथियों की मौत का बदला लेने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं और वो हेलीकॉप्टर नीचे क्रैश हो जाता है। और ये तो वही रिक वाला हेलीकॉप्टर था जो कि हमने पहले देखा था। जिसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर के बाहर निकलने वाले सोल्जर्स को भी मार डाला और जब आखिरी बचे हुए 3 सोल्जर्स को मीचान अपने कटाना से मार रही थी, क्योंकि उनकी वजह से नेट का पूरा ग्रुप मारा गया, कि आखिर में उसे रिक मिला। जहां आप दोनों 7 साल बाद एक दूसरे को देख गले से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। यहाँ रिक ने मीचान को देखने की आस ही खो दी थी, तो मीचान को भी लगा था कि रिक तो मारा गया। तो अब दोनों काफी ही खुश होते हैं और मीचान रिक को जूडिथ के बारे में बताती है कि वो अब बड़ी हो चुकी है। इतना ही नहीं, रिक के गायब होने के बाद उसे रिक जूनियर भी पैदा हुआ, जो कि आज तक भी अपने पिता से मिलने का इंतजार कर रहा है। तो वहीं रिक भी मीचान को सारी ही सच्चाई बता देता है कि कैसे सीआरएम वाले उसे नदी से उठा ले गए और तभी से वो वहीं बंद था। वहीं उसने कई बार भागने की कोशिश भी की, यहाँ तक कि उसने अपना एक हाथ भी काट डाला, मगर वो कभी वहाँ से निकल नहीं पाया। तो अब मीचान कहती है कि वे अभी ही यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन रिक उसे बताता है कि उनके ही पीछे उनके और भी हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं और वे उन्हें पकड़ ही लेंगे। तो उन्हें यहाँ से नाटक करना होगा कि वे एक दूसरे को नहीं जानते। तो वही मीचान रिक को नेट से मिलवा ही रही थी कि एक घायल सोल्जर पीछे से नेट को गोली मार देता है, जिससे कि गुस्से में रिक मीचान की कटाना से उस सोल्जर को मार डालता है। तो वही मीचान अब रोए जा रही थी कि उसने आज एक और दोस्त को खो दिया। वही रिक उसे समझाने लगता है कि वे नेट का नाम लेंगे कि उसी ने उन पर अटैक किया था और मीचान तो एक बेचारी औरत है जो कि बी कैटेगरी की नागरिक है, ताकि वे उसे ना मारे। वहीं अब तक हेलीकॉप्टर्स आ चुके थे और रिक मीचान को समझाकर अपने साथ ले चलता है, जहाँ की मीचान रिक के कहे अनुसार झूठ बोलती है कि उसका नाम डेना है और वो सरवाइव करने के लिए मारी मारी फिर रही थी। तो अब उसे भी लेबर वाले कामों पर लगा दिया जाता है, जो कि रिक पहले किया करता था। तो वहीं अब रिक अकेले में मीचान से मिल अब उसे यकीन दिलाता है कि वे यहाँ से कैसे भी करके निकल ही जाएंगे, क्योंकि अब वे एक साथ हैं। तो अब क्या दोनों सीआरएम की कैद से निकल भी पाएंगे, जहाँ की रिक पिछले 7 सालों से फंसा हुआ था। जानिए सीरीज के दूसरे और आखिरी पार्ट में, जहाँ कहानी आगे बहुत थ्रिलिंग होने वाली है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसके आने वाले पार्ट और भी सीजन्स के लिए। थैंक यू।